पसीने की स्याही से जो लिखते हैं, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर आपका है 11। देखिए जैसा स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है, चैप्टर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है वर्ल्ड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड्स। ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे। आप हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, और इन नोट्स के लिए आप लोग फेसबुक के पेज पर जाएं। फेसबुक का पेज का लिंक इसमें वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। तो आई होप यहाँ तक सभी क्लियर है। चलते हैं आगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 कहता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई, तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई को देख लेते हैं। ह्यूमन आई सभी के पास है, ये नहीं है कि मेरे पास या आप लोगों के पास भी है। इट इज़ द वंडरफुल गिफ्ट टू द नेचर, टू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन आई इज नियरली स्पेरिकल इन द शेप एंड डायमीटर इज 2.5। व्हाट इज डायमीटर? आपको सर्कल कोई भी होता है, ह्यूमन आई गोल मानी गई है। तो गोल जो चीज़ होती है उसमें अगर कोई एक लाइन खींच दी जाए जो रेडियस से पास करे, रेडियस इन दोनों को प्लस करके 2r = 2.5 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर कहा जाता है बच्चों। आई होप ये आप लोगों को पता है। तो डायमीटर है जो ह्यूमन आई का, वो आपका होता है इतना। ह्यूमन आई कैसी होती है सभी को पता, नहीं पता तो देख लीजिए। ये आपकी ह्यूमन आई का बहुत क्लोज व्यू है, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे एक पार्ट ये दिख रहा है, एक येलो पार्ट दिख रहा है, एक यहाँ से वाइट पार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, काफ़ी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब बात आती है इनके नेम्स क्या हैं। तो ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे कि जो सर्कल का जो डार्क होता है इसका नाम होता है प्यूपिल। इसका नाम क्या होता है? प्यूपिल, ठीक है। आप लोगों के पास है, ये सभी के पास। और ये जितना भी कलरफुल इसके साइड में है इसे कहते हैं हम आइरिस। और जो ये वाइट सभी की आइज में होता है इसे कहा जाता है स्क्लेरा। तो आई होप आज के बाद आप लोग जब समझेंगे कि जो सेंटर में है ब्लैक सा वो आइरिस होता है, और जो प्यूपिल होता है। आइरिस आपका उसके पार्ट को जो कवर करके ब्लू, जैसे मेरी आई शायद ब्लैक है, आपकी शायद ब्लैक है, पर अगर हम फॉरेनर्स को देखते हैं उनकी ब्लू है या फिर ऑरेंज है, ये आइरिस का काम है, ठीक है। स्क्लेरा सभी का वाइट ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ह्यूमन आई आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन आई की। पार्ट ऑफ ह्यूमन आईज में कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो ये रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। मीन्स पेपर में अगर ह्यूमन आई के बारे में रे डायग्राम पूछा जाएगा तो आपको ये रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। एक इसमें 3 सर्कल आते हैं, पहला सर्कल, फिर इसके बाद दूसरा सर्कल, और सबसे लास्ट वाला सर्कल, ठीक है। उन सभी के अपने नेम्स रखे गए हैं। जैसे कि लास्ट वाले का नाम होता है स्केलर, ठीक है। लास्ट वाले का नाम होता है स्केलर। फिर उसके बाद जो सर्कल आता है उसे हम कहते हैं आपका उसके बाद जो आता है उसे कहा गया कॉर्निया। तो कॉर्निया आपका क्या होता है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कॉर्निया के बाद ये वाला पार्ट कॉर्निया का हो गया। फिर अभी मैंने आपको दिखाया आइरिस कौन सी होती है, वो लेंस के ऊपर थोड़ी सी चढ़ी होती है, और प्यूपिल उसके सेंटर में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ठीक है। एक्वस ह्यूमर यहाँ इसके और इसके बीच में जो लिक्विड होता है, ताकि फ्रैक्शन ना हो, ये आपस में कोलैप्स ना करें, इसके लिए एक लिक्विड रखा गया है। उस लिक्विड का नाम आपने एक्वस ह्यूमर डाला हुआ है। इस लेंस को क्रिस्टलाइंस के लेंस कहते हैं, और ये लेंस जो होता है ये कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों। दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। मीन्स हमारी सभी के आइज में कन्वेक्स लेंस है, आप हो, मैं हूँ। अब ये कन्वेक्स लेंस को यहाँ रोके हुए है कोई ना कोई, तो इसे पकड़े हुआ होगा, उसको स्लैरी मसल कहते हैं। उन्हें हम स्लैरी मसल्स कहते हैं। दोज आर हैंडलिंग अवर लेंस, जो हमारे लेंस को पकड़े हुए रहती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन में बहुत हेल्प करती है। क्या होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन, वो आपको मैं बताऊंगा। फिर आपकी बात आती है कि हमारी इमेजेस कहाँ बनती है। तो हमारी सभी इमेजेस बच्चों रेक्टिना के ऊपर बनती है। रेक्टिना एक लेयर होती है जो सबसे अंदर की तरफ वाली होती है, जो आपकी यहाँ पर होती है, और यहाँ सभी इमेजेस बनाई जाती है। इस पॉइंट को कहते हैं आप येलो स्पॉट। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। फिर यहाँ एक ऑप्टिक्स नर्व होती है जो हमारी जितनी भी इमेज है इन्हें ब्रेन के पास लेके जाती है।
तो ऑप्टिक्स नर्व सारे डाटा को ब्रेन की तरफ ले जाती है। अब इस आई में इसे डायमीटर को हमेशा बनाए रखने के लिए, जैसे गुब्बारे में एयर होती है तभी वो गुब्बारा गोल होता है, अदरवाइज उसमें से एयर निकल जाए तो आपका गुब्बारा सेम नहीं रहेगा, वो अपनी शेप चेंज कर देगा, शायद ऐसा छोटा मोटा बन जाए। तो इसके अंदर जो चीज़ है उसका नाम डाला गया है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर वो लिक्विड है जो आपकी आइज़ के अंदर पाया जाता है। आगे देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया को देख लीजिए, अभी कॉर्निया मैंने ऊपर आपको ढंग से दिखा दी है। आपको क्या डेफिनेशन लिखनी चाहिए अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कॉर्निया, तो इट इज़ द प्रोटेक्टिव एंड द फ्रंट लेयर ऑफ द आई, जैसा कि ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है ऑफ आई। इट इज मेड बाय द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार देख सके, मेम्ब्रेन मतलब झिल्लियाँ, एक प्रकार से झिल्लियाँ होती है, बहुत नाजुक होती है, सभी ने देखी हुई है आपकी आइज़ के सामने, बहुत ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली सी होती है जिससे टच करे तो बहुत अजीब सा फील होता है। यहाँ इसके आगे भी है वो, तो उसे कहना चाह रहा है वो कॉर्निया। अब बात करता है कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है और लाइट को इंटर कराती है, क्योंकि जब कभी भी कोई लाइट आती है तो आई में ऐसे यहाँ इस वाले पार्ट से अंदर होने के लिए जाती है, तो जो ये प्यूपिल है, प्यूपिल से पहले आपका कॉर्निया आता है। तो आपको आई होप अब समझ में आया होगा व्हाट इज़ कॉर्निया। आप पेपर में लिख सकते हैं, नोट्स आपको फेसबुक पेज से मिलेंगे, फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो में मिलेगा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट चीज़ है आइरिस। तो आइरिस देखिए आपको कहाँ दिखाना होता है, आपने ये दिखा रखा आइरिस, तो आइरिस के बारे में ऊपर भी दिखाया था, तो आइरिस के बारे में लिखेंगे आप डार्क एंड कलरफुल मस्कुलर डायाफ्रामा इज कॉल्ड आइरिस। जो मतलब देखिए जो कलरफुल है, जैसे कि इसका ब्लू है, इसका येलो है, शायद आपका ब्लैक हो, ये जो भी कलर दिख रहा है ये किसके कारण दिख रहा है, आइरिस के कारण। तो इसलिए कह रहा है वो एक डार्क होता है, कलरफुल होता है, और एक फर्गम में होता है, इज कॉल्ड आइरिस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द ह्यूमन आई। तो कलर ह्यूमन ऑफ आई के लिए होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है बच्चों कि आपकी जब ह्यूमन आई को चेंज किया जाए, मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग या कोई हमसे कहता है कि हमें ह्यूमन आई का चेंज करानी है, तो ह्यूमन आई कभी चेंज नहीं होती बच्चों। क्यों चेंज नहीं होती वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ह्यूमन आई को अगर चेंज करने जाएंगे तो पूरी ह्यूमन आई बाहर निकालनी पड़ेगी। पूरी ह्यूमन आई निकालोगे तो आपके पास जो ऑप्टिक्स नर्व है ये कनेक्शन कराएंगे दोबारा से। यहाँ एक बहुत छोटी छोटी झिल्लियाँ होती है, बहुत छोटी छोटी लाइन्स होती है, वो दोबारा से कनेक्शन लेंगी किसके साथ, ब्रेन के साथ। अभी हमारी साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि यहाँ से उस कनेक्शन को रिकनेक्ट कर दे, जॉइंट कर दे। तो आपकी जब आइज़ चेंज होती है या आइज़ के ऑपरेशन होते हैं तो उसमें कौन सा पार्ट चेंज होता है, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपका कॉर्निया चेंज होता है ह्यूमन आई में। ह्यूमन आई चेंज कॉर्निया ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये आप याद रखें, आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपके घर में, आपके बाहर कोई भी बड़ा बुजुर्ग शायद आइज़ को चेंज करा चुका हो, जो आइज़ को चेंज कराए होंगे तो उसने कॉर्निया पार्ट को चेंज कराया था। अब आगे चलते हैं, आपका आइरिस को देख लिया, प्यूपिल पे आ जाते हैं। प्यूपिल क्या होता है, देखिए अभी आपको दिखाया प्यूपिल क्या होता है। प्यूपिल एक पार्ट होता है जो यहाँ पर लाई कर रहा है, ये यहाँ अपने साइज को कम ज़्यादा करता है। अगर ये डार्क रूम में है तो ये अपने साइज को छोटा कर लेगा, अगर ये बहुत ज़्यादा रोशनी में है ये अपने साइज को बढ़ा के पूरा का पूरा कर लेगा, मतलब ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। अगर ये किस में है, डार्क रूम में है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, अगर ये लाइट वाले रूम में है तो ये छोटा हो जाता है। जैसे इसका जब फोटो लिया गया होगा तो एक कैमरे की रोशनी इस पर पड़ रही होगी, इसलिए प्यूपिल ने अपना साइज छोटा कर लिया क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा थी। अगर डार्क रूम में देखोगे तो आपको ये बड़ा दिखाई देता है। तो ये होता है प्यूपिल बच्चों। अब डेफिनेशन देख लेते हैं जो पेपर में आप लोगों को लिखनी है। तो प्यूपिल की डेफिनेशन है स्मॉलर सर्कुलर होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के अंदर पाया जाता है। इट इज रेगुलेट अमाउंट ऑफ द लाइट इन द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ आइरिस, मतलब आइरिस के साइज को ये कवर करना स्टार्ट करता है जैसा कि मैं दिखा रहा था, और अपने आप को एडजस्ट करके या तो साइज को बड़ा करेगा या साइज को छोटा करेगा। अगर ये स्मॉल करता है तो मैंने जैसे अभी बताया, स्मॉल जब करता है जब लार्जेस्ट अमाउंट की लाइट आती है, लार्जेस्ट अमाउंट की लाइट आती है, लिख लीजिए इसे, आइरिस स्मॉल इन द कंडीशन ऑफ लार्ज लाइट, आइरिस मेक इट साइज बिगर एट द कंडीशन ऑफ डार्कनेस।
तो डायगनस पे बड़ा हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आते हैं स्लेरी मसल पे। स्लेरी मसल शायद आप लोगों को यहाँ इस बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा हो, ये स्लेरी मसल है। स्लेरी मसल क्या होते हैं, तो स्लेरी मसल क्या होते हैं देखिए मैं भी दिखा देते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा स्लेरी मसल क्या होती है। स्लेरी मसल जो आपके लेंस को होल्ड करके रखती है, यहाँ पर देखिए आपने दिखाया है, ये आपकी स्लेरी मसल्स है, इन्होंने यहाँ से इसे कवर करके रखा है, तो ये स्लेरी मसल्स के, नहीं तो ये लेंस अपने आप में पोजीशन डिस्ट्रॉय मतलब इधर आगे या पीछे चला जाता। स्लेरी मसल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने उसे डार्क लिया था अपने जब नोट्स बनवाए थे। बट क्या हुआ कि अब ये प्रोजेक्टर पे नहीं दिखाई दे रहा आपको अच्छे ढंग से, तो स्लेरी मसल की स्पेलिंग बोल देता, डेफिनेशन बताता हूँ। इट होल्ड द आई लेंस एट द प्रॉपर पोजिशन, ये आई लेंस को प्रॉपर पोजीशन पे रखता है। इट चेंज द साइज ऑफ द आई लेंस, और ये आई लेंस के साइज को भी चेंज करता है। सर कैसे करता है, कहाँ करता है, ये मैं अभी आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन में समझाऊंगा। अब बात आती है आई लेंस की, तो आई लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस कहा है इन्होंने, तो इसमें लिखा है कन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट जेली से बना होता है। जेली मतलब और छोटी सी सेल्स सी होती है, उनसे कहा गया है जेली टाइप का मटेरियल। बात करते हैं रेक्टिना की, तो रेक्टिना स्क्रीन मानी गई है। स्क्रीन क्या होती है, जिस पे रियल इमेज बनती है। स्क्रीन क्या होती है बच्चों, जो रियल इमेज फॉर्म करती है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। अब कह रहे होंगे आप इन्वर्टेड सर हमारी तो उल्टी आई, मतलब कोई भी फोटो उल्टा ही नहीं दिखा, जैसे आपका बोर्ड मुझे सीधा दिख रहा है, नहीं बच्चों वो इन्वर्टेड होता है। कैसे इन्वर्टेड होता है, कैसे क्लियर करता है, वो सारा आपको समझाया जाएगा इसी वीडियो में। अब बात करता हूँ रॉड्स एंड कॉन। रॉड्स एंड कॉन क्या करते हैं, हमारे जो कलर्स को फिल करते हैं बच्चों, कलर्स को कैसे फिल करते हैं मैं बता देता हूँ। दीज आर द कलर सेंसिटिव रॉड्स एंड कॉन्स शेप्ड सेल, मतलब इनकी जो शेप होती है रॉड की तरह, मतलब ऐसे रॉड्स वालों की रॉड की तरह होती है, और कोन्स वालों की एकदम कोन्स की तरह होती है। ये बहुत बड़ी अमाउंट में हमारे आइज के अंदर पाए जाते हैं, और ये रेक्टिना के पास पाए जाते हैं, इसलिए रेक्टिना के जस्ट बाद इसे समझाया जाता है। और रेक्टिना कहाँ था अभी आपको समझाया गया, रेक्टिना इस वाली लेयर, लास्ट वाली लेयर में होता है, इसी में सभी में रोड्स और कॉन्स होते हैं। और रोड्स और कॉन क्या करते हैं वो अभी हम देख रहे थे। तो रोड्स क्या करते हैं, रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन ऑफ डिम लाइट एंड कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। मतलब कि जैसे कोई, मतलब आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट मिल गई, ब्लैक एंड व्हाइट आपको कोई चीज़ मिली, तो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिख रही है, उसमें कलर क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि उसमें रोड्स का काम चल रहा है। अगर कोई चीज़ कलरफुल दिख रही है तो उसमें कौन काम कर रहा है, कोन्स काम कर रहे हैं। तो आई होप क्लियर है, काफ़ी लोगों को दिखना ठीक से ब्लैक एंड व्हाइट दिखना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब उसके जो कॉन्स है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो आगे चलते हैं, ऑप्टिक्स नर्व्स। इट कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज इनटू द व्हाट इज ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स क्या कहती है, इट कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड पासिस टू ब्रेन। मतलब क्या कहती है कि ये क्या करती है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपको ऊपर रे का डायग्राम दिखाया था हम लोगों ने कि रे का डायग्राम क्या कहता है आपसे, तो उसी में हम देखते हैं इसे, ये जैसे रे का डायग्राम है आपका, ठीक है। तो ऑप्टिक्स नर्व ये होती है बच्चों, ये क्या करती है, यहाँ रेक्टिना से जो भी इमेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे पास कर देती है ब्रेन के पास। ये बहुत छोटी छोटी उसमें होती है। तो स्टूडेंट ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती है, कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनती है, रेक्टिना पे। तो ये जो इमेज की रेक्टिना पे इमेज बनी है उसकी इंफॉर्मेशन लेती है, उसे करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है और पासिस कर देती है ब्रेन के पास। जैसे कि देखिए डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम आपका भी मैंने कराया लोगों को, डायग्राम आपका, ये आपका डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज यहाँ रेक्टिना पे बनेगी, रेक्टिना ये वाली लेयर की जाती है, और ये यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स इसे इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा, ब्रेन के पास पहुँचेगा। तो आई होप आप समझोगे कि ब्रेन के पास जो भी है नॉलेज पहुँच रही है, जैसे कि आप सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं, उल्टी चीज़ों को सीधा देख पा रहे हैं, वो आपको ऑप्टिक नर्व्स के कारण था। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, ब्लाइंड स्पॉट्स। तो क्या होता है कि आई के अंदर ना, जहाँ आई के अंदर, जहाँ अभी मैं दिखा रहा था, जहाँ एक आई बन गई थी, जहाँ रेक्टिना था, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकल रही थी,
तो यहाँ कहीं ना कहीं सॉरी इन दोनों के बीच में यहाँ एक स्पॉट बनता है। अगर गलती से इसने अपने जो हमारे लेंस है इसने अगर लाइट को यहाँ मिला के तो ये इस वाले पॉइंट पे इमेज क्रिएट कर देता है। इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। मतलब यहाँ पॉइंट पे अगर इमेज क्रिएट हो चुकी है तो यहाँ पर इमेज आपको नहीं दिखाई देगी। ऑप्टिकल नर्व्स किसी भी इमेज की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचाएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में, तो पूरा ही सिस्टम खराब हो जाता है। तो यहाँ लिखा है जंक्शन जिसपे ऑप्टिक नर्व्स, जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है रेटिना होती है, जैसे ऊपर वाली रेटिना हो गई, ये ऑप्टिकल नर्व्स का स्पेस हो गया, वेयर नो रॉड्स एंड नो कॉन्स, ना ही रॉड्स है ना कॉन्स है सेल्स के आर प्रेजेंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट एंड इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट। मतलब ये लाइट के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, इनसेंसिटिव, लाइट गिरी तो कोई दिक्कत नहीं है बंदे को, ठीक है, तो इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो ये आपको रॉड एंड कॉन क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स के बाद आता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि ये पर्सन है, पर्सन की जो भी होता है, जैसे मैं भी हूँ आप भी हूँ, तो क्या है कि हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, मान लो बुक को पढ़ रहे हैं, तो बुक आई के कितने पास रखी जानी चाहिए अगर आपको क्लियर देखनी है, तो कम से कम 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बुक का और आपका होना चाहिए। काफी कई बार अगर बच्चे लेट के पढ़ते हैं, लेट के जब पढ़ते हैं तो जो बुक की डिस्टेंस है वो बीच में 25 नहीं रहती, इसलिए पेरेंट्स कहते हैं कि वो लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी 25 भी नहीं रहेगी, आपको चीज ब्लर दिखेगी। आप इस लेंस से स्लेरी मसल की हेल्प से इस पे फोकस करने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपकी आईज पे जोर पड़ेगा और लंबे समय के बाद आपकी आईज में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहता है नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच आई कैन नॉट सी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, मतलब बिना दबाव के नहीं देख पाती, विदाउट स्ट्रेन मतलब दबाव के बाद बिना नहीं देख पाती, इज कॉल्ड नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई इज 25, ये 25 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैंने नीचे ग्रे डायग्राम बनाया है, इसमें देखिए मैंने दिखाया है कि मिनिमम डिस्टेंस लेंस से उस चीज की जिसको आप देख रहे हो नॉर्मल के लिए वो कितनी होनी चाहिए आपकी 25। मान लो 25 नहीं होगी तो इसका मतलब जो इमेज या तो आगे बनेगी या पीछे बनेगी, फिर हम इसके ऊपर स्लेन मसल से स्ट्रेन करेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे किस पे, रेटिना पे। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब फार पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। तो फार पॉइंट क्या होता है, far point the farthest point up to which I can see the object clearly is called the far point. For normal eye it is infinity। मतलब कहता है कि जैसे कि कोई मतलब पर्सन है, ये उसकी आई है, ठीक है, तो मान लीजिए उसे 2 किलोमीटर खड़ी हुआ एक गाड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, एक व्हीकल देख पाता है 2 किलोमीटर खड़े हुए को, बट ऐसी कोई व्हीकल अगर 5 किलोमीटर खड़ा हुआ है तो वो पर्सन नहीं देख पा रहा, तो ये पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी आप कह रहे हो तो वो नंबर होता है जिसके हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, बट इसका भी तो कैलकुलेशन नहीं ले पा रहे आप कि क्या खड़ा है वहां पर। सो अनडिफाइंड हो गया है आपके लिए। 5 किलोमीटर इट इज इनविजिबल रेंज, तो इसे मैं कह सकता हूँ इन्फिनिटी। और जो नॉर्मल रेंज में आ रहा है दैट इज नॉट, मतलब ये नॉर्मल रेंज हो जाएगी। और 25 से जो पीछे आएगा, 25 की जो रेंज में आएगा वो नियर पॉइंट हो जाएगा। जो इतनी रेंज से ऊपर जाएगा लास्ट पॉइंट से, जैसे मैं 2 किलोमीटर तक देख सकता हूँ, 5 किलोमीटर पे नहीं देख सकता। तो आप लोग समझे, यहाँ इंफिनिटी का मतलब यह है कि वो आपके लिए अनडिफाइंड है, वो इमेज है किस चीज की, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसे फार पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें आपको दिखाने की कोशिश की है, जो आपका रे डायग्राम है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसकी सभी लाइट्स उससे लेकर के आ रही थी, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा मुझे, क्या है, गाड़ी खड़ी थी, बस खड़ी, कुछ भी खड़ा हो सकता है। तो मैंने पैरेलल लाइंस को वहां से लिया और उनको मिलाने की कोशिश की, रेटिना पे मेरी आई है, तो इसको मैं कहूंगा फार पॉइंट, इन्फिनिटी। अब आगे चलते हैं, आपका रेंज ऑफ विजन देखते हैं। रेंज ऑफ विजन मतलब देखिए, जैसे कि आप कितने डिग्री में देख पाओगे अपनी आई से, तो ये आपका रेंज ऑफ विजन कहा जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन नियर एंड द फार पॉइंट इज कॉल्ड आई रेंज विजन। मतलब यहां से यहां तक तो ये डिस्टेंस होगी 25, कितनी होगी बच्चों, ये होगी 25, ठीक है, 25 हो गई। और ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी लास्ट पॉइंट जहां पर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद आप नहीं देख पाते, इन्फिनिटी रेंज चालू हो जाती है। तो कहता है इन्फिनिटी रेंज और आपका नियर रेंज, इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट लाई करेगा, इस रीजन को आप कहोगे अपना रेंज ऑफ विजन। तो आई होप आपको रेंज ऑफ विजन क्लियर हुआ होगा। अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या कहता है।
ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आपको जस्ट फॉलो करना है हमारे वीडियोस को, उसमें दिए हुए गाइडेंस को। अब बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। मैं वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा, मेरे पास जो पिक्चर डायग्राम्स है मैं उनकी हेल्प से आपको करा दूंगा, बस आपको फोकस करना है। तो कहता है द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी नियर एंड वेल एज फार ऑब्जेक्ट, मतलब जो आई है आपकी नियर ऑब्जेक्ट को भी देखती है, फार ऑब्जेक्ट को भी देखती है। इस कैपेबिलिटी को आप क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे नहीं समझ में आया सर, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन है, एक लेडी है, सुंदर कन्या है और पीछे कार है, ठीक है। तो क्या 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 होता है, कई बार हमारी जैसे नजर सामने वाले ऑब्जेक्ट पे ना टिक के बाद लास्ट वाले ऑब्जेक्ट पे चली जाती है। सो इट इज क्लियर बट दिस वन इज ब्लर, नियर इज ब्लर बट इंफिनिटी पॉइंट दैट इज क्लियर टू यू। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। एक और दिखा देता हूं, जैसे फॉर दिस एग्जांपल नाउ कार इज इनविजिबल, दैट विल बी इंफिनिटी, वो इंफिनिटी पे हो चुकी है, मतलब फार पॉइंट नहीं दिख रहा है बट योर नियर पॉइंट इज नाउ क्लियर। तो ये कैसे हुआ, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब जो आइस की इस प्रॉपर्टी का नेम डाला गया वो पावर ऑफ अकोमोडेशन डाला हुआ। अब कैसे हो रहा था, देखिए ये नियर पॉइंट्स को यहाँ पर मिला रहा था, ठीक है। ये डायग्राम है मेरा, क्या कर रही थी, जो स्लेरी मसल थी, ये स्लेरी मसल जिन्होंने लेंस को पकड़ा हुआ था उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ, जो आई लेंस था, ये आई लेंस था वो थिन हो गया। सो उसने जैसे थिन हुआ तो अपनी फोकल लेंथ को कम कर दिया। फोकल लेंथ आपको पता है हर किसी की अपनी होती है, f1 और f2। तो इनकी जो फोकल लेंथ है, जैसे उसने इसे कम किया, फोकल लेंथ को कम किया और पावर ऑफ कन्वर्जिंग को बढ़ा दिया, पावर ऑफ कन्वर्जिंग को बढ़ा दिया। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जैसे ही डिक्रीज करेगा तो पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नियर ऑब्जेक्ट में ऐसा हुआ। अब मैं फार का भी दिखा देता हूं, फार में क्या रहा, तो फार का देख लीजिए, डायग्राम आपके सामने है। आपकी आईज का क्या हुआ, आपकी आई ने स्लेरी मसल ने अपने आप को रिलैक्स कर दिया, मतलब वो पीछे की तरफ खींच दिया, उसे पहले ऐसे छोड़ दिया था, जैसे पीछे की तरफ इसने नीचे इसने ऊपर की तरफ खींचा तो जो आई लेंस था वो थिन हो गया, मतलब यहाँ से पतला हो गया। देखिए ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये मोटा वाला है और ये देखिए ये पतले वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों में ये इस वाले नीचे वाले में तो आई जो स्लेरी मसल थी नीचे की तरफ झुक गई थी, थोड़ा मोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिससे इसकी फोकल लेंथ कम हो गई। बट इन्होंने क्या किया, इसे स्ट्रेच कर दिया तो आपका आई लेंथ थिन हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गई और पावर ऑफ कन्वर्जिंग घट गई। क्यों, अभी मैंने बताया पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो यहां से आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लियर हुआ होगा। अब आगे देख लेते हैं आपका मायोपिया नियर साइटनेस, मतलब क्या है कि आपकी बीमारी का नाम है। अब हम चल रहे हैं डिसीज को, बताता डिसीज डिफेक्ट भी कह देते हैं। तो पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया नियर वर्ड आपको याद रखना है, नियर वर्ड से आप काफी चीजें कर पाएंगे, जैसे रे डायग्राम बना पाएंगे, कैसे वो मैं दिखा देता हूं। तो मायोपिया कैसे होता है, देखिए मायोपिया ये है, ठीक है, कि मतलब ये एप्पल था मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो मतलब मुझे कौन सी प्रॉब्लम हो चुकी है, मायोपिया। क्यों नहीं देख पा रहा बच्चों, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसकी इमेज बन रही है, जैसे छोटी सी दिखाई दे रही है, बननी वो कहां थी, रेक्टिना पे, जैसे करेक्ट वन मैंने दिखाया है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इसे मैं नहीं देख पा रहा तो कहीं ना कहीं तो बंद होगा, या तो पीछे है आगे। तो मायोपिया में नियर टू लेंस होता है, नियर टू लेंस, इसलिए मैं कह रहा था नियर वर्ड आपको याद रखना है। तो डायग्राम आपको क्लियर हुआ कि आपको ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा करना है और उनका जो क्रॉस वो पहले करा देना है, ताकि आप कहें कि जो शिफ्ट है, जो कन्वर्जिंग शिफ्ट है, जहां लाइट से भी कन्वर्ज हो रही है, वो नियर टू लेंस हो चुका है, ठीक है। अगर आप कनकेव लगा देंगे, कनकेव लेंस जो इसे डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करके एप्पल को यहां से उठा के फिर वापसी रेटिना पे रख देगा, वो आपकी मायोपिया का सॉल्यूशन बनेगा। मतलब अगर आप मायोपिया के रीजन को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा चश्मे का, कन्वेक्स। तो देख लेते हैं। अब नियर पॉइंट से पहला डायग्राम क्लियर हो गया, नियर पॉइंट से आपका डेफिनेशन क्लियर कराता हूं। इट इज डिफेक्ट बाय द आई अनएबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नियर ऑब्जेक्ट को देख सकता है, फार को नहीं देख सकता। डेफिनेशन क्लियर हुई नियर से क्लियर हुआ कि डायग्राम में क्रॉस कहां बनाना है, नियर टू लेंस या फार टू लेंस, ठीक है। तो देखिए जैसे कि और भी दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या है कि ये देखिए गमला ऐसे रखा हुआ है, बट गमला कैसा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। ये क्यों दिखाया आपने सर, मैं ये दिखाना चाहता था कि रियल इमेज फॉर्म हो रही है विद इन्वर्टेड पोजीशन, इन्वर्टेड शेप। तो इन्वर्टेड शेप मतलब उल्टी आपको दिखाई दे रही है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था
और ईच एंड एवरी इमेज इज इन्वर्टेड। अब आप सोच रहे हैं बोर्ड तो आपको सीधा दिख रहा है, व्हाई? बिकॉज यहाँ से ये ऑप्टिकल नर्व्स आपको दिखा रहा हूं मैं, ऑप्टिकल नर्व्स इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन पे ले जा रही है, ब्रेन उसे कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? वेरी गुड, इसे इसकी पोजीशन सीधी में। तो मुझे गमला सीधा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज गमला सच्चाई में मेरे लिए उल्टा है। तो मायोपिया आप देख लेते हैं होता क्या है, रीजन क्या है। तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द आई बॉल, जैसे कि वो कह रहा है कि मान लो कि यहाँ हमेशा बनती थी वो, अब पेट यहाँ बनने लगा, पहले बनने लगा, मतलब एप्पल पहले बनने लगा, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ये पॉइंट तो यही हो, ये पहले भी यही था अब भी यही है, बट इसने अपना शेप को चेंज किया हो। तो इंक्रीज ऑफ द आई बॉल का मतलब है कि कन्वर्स तो हमेशा यही हो रहा था, इसने अपना साइज को बढ़ा दिया, तो इंक्रीज ऑफ द बॉल आप समझे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया मतलब ये जो पार्ट है इसने अपने आप को चेंज किया हो, इसने थोड़ा साइज वगैरह बढ़ा दिया हो, जैसे ऐसे बढ़ गई तो इसने लेंस को भी बढ़ने की जगह दी, तो उसने आगे आपकी इमेज बना दी। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पावर एंड ऑफ आई लेंस, मतलब पावर इसकी लेंस की बढ़ गई क्योंकि आई थी जो स्लरिंग मसल उनमें प्रॉब्लम आ गई, तो ये भी मायोपिया का रीजन हो सकता है। अब नेक्स्ट बीमारी देख लेते हैं, सॉरी करेक्शन कैसे कराते हैं। इट इज करेक्टेड बाय कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। सूटेबल फोकल लेंथ इसलिए डॉक्टर आपको चेक करता है कि कौन सा लगेगा, ठीक है, ये नहीं कोई भी कनकेव लेंस उठाया आपने लगा देनी, डॉक्टर आपको रिफर करता है क्योंकि वो फोकल लेंथ चेक करता है कि आपकी फोकल लेंथ कौन सी हुई। तो आप आई होप ये भी समझ में आ गया। जैसे इसका रे डायग्राम क्या है, इसका ये रे डायग्राम है, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट्स थे, फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, जैसे नियर पॉइंट से आपको क्लियर था, नियर पॉइंट से मैंने नियर टू लेंस इसका क्रॉस करा दिया, डायग्राम मेरा एकदम क्लियर हो गया। रेक्टिना पे कुछ नहीं बना, इमेज इज नॉट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेक्टिना, सॉरी इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेक्टिना, तो ये मुझे क्लियर हुआ, नॉट फॉर्म्ड ऑन रेक्टिना। तो पहला आप ये रे डायग्राम देंगे, दूसरा आप ये रे डायग्राम देंगे कि ऑब्जेक्ट जो फार पॉइंट पे था रेक्टिना पे बन रहा था, ठीक है। थर्ड आपको ये रे डायग्राम बनाना होगा एग्जाम में, जब मायोपिया पे रे डायग्राम पूछे जाएंगे, तो आई होप क्लियर है। फर्स्ट रे डायग्राम ये बनाना है, सेकंड ये बनाना है कि नियर का पॉइंट क्लियर दिख रहा है, फार का पॉइंट नहीं दिख रहा, तो क्लियर कर दें कि हमें मायोपिया ही प्रॉब्लम है क्योंकि रेक्टिना पे इमेज बन गई। थर्ड ये जरूर बनाना है कन्वेक्स लेंस लगा के, और जो ये वाला था पहले वाला, देखिए अभी पैरेलल लाइंस आ रही है ना, तो पहले वाले में थोड़ा सा चेंज करना, पहले वाले के सामने पहले ये रख दिया और इस पॉइंट को शिफ्ट करा दिया यहाँ पर, किसकी हेल्प से? कनकेव लेंस से। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है कि इसमें आपको जो वर्ड याद रखना है वो फार, ट्रिक है फार, ठीक है, फार से सारा कुछ करूंगा। डेफिनेशन बनाता था, पहले डेफिनेशन बना लेते हैं। इट इज दिस डिफेक्ट आई अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट बट क्लियर टू सी फार ऑब्जेक्ट, मतलब फार ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बन गई कि जिसमें फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखे, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। उसमें नियर जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखेंगे। रीजन अभी करा देता हूं, पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखिए कि नियर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, दैट्स व्हाई जो इनकी जो डिस्टेंस है दोनों की वो फार हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या बड़ी दिखाई दे रही है आपको, हाँ पहले से बड़ी दिख रही है। पहले वाले में लेंस के नियर था पॉइंट जो कन्वर्जिंग पॉइंट था, अब आई का कन्वर्जिंग पॉइंट पीछे जा चुका है, जैसे सभी लाइट्स आपको कन्वर्ज होकर दिखा रही है पॉइंट पे। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो अब इसका देख लेते हैं रीजन क्या रहे होंगे। तो पहला कह रहा है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द आई बॉल, मतलब ये जो साइज था पहले नॉर्मल था, हमेशा लाइट यहाँ मिल रही थी, पता चला कि साइज ने अपने आप को बढ़ा दिया, साइज अपने आप को घटा गया ड्यू टू द डिक्रीज इन द आई बॉल साइज। तो साइज घट गया, पॉइंट वही रहेगा, तो इसलिए वो कहना चाह रहा है कि साइज तो वहां घट गया है, पॉइंट जो दिख रहा है शिफ्ट होना वो शिफ्ट नहीं हुआ। पॉइंट उतनी दूरी पे, पहले भी 10 था तो अब भी 10 है, तो शिफ्ट कौन हो गया? पता चले ये आई लेंस से कितने पे आ गया हो? 8 पे। तो ऐसे के लिए कह रहा है सेकंड पॉइंट कि भाई फर्स्ट पॉइंट को कि क्या पता आई बॉल का जो साइज है वो डिक्रीज हो गया हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यू टू द डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, मतलब क्या है कि ये पावर है जो लेंस की ये शायद डिक्रीज हो गई हो और जिसको यहाँ मिलाना था उसे पीछे मिलाना स्टार्ट कर दिया हो। अब करेक्शन किससे कराएंगे? तो करेक्शन के लिए आएगा कन्वेक्स लेंस, जो इससे पहले मिला दे, क्योंकि कन्वेक्स के पास कन्वेक्स के पास कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, वो उसे दूर मिलाने से अच्छा रेक्टेना के ऊपर मिला देगा। तो ये आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, पेपर में आएगा। तो पहला डायग्राम ये होगा जिसमें नियर ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, नियर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिख रहा, उसकी इमेज पीछे दिख रही है। फार पॉइंट से आपको क्लियर था कि आपका ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन आता है, सॉरी ये आपको बनाना पड़ता है कि कन्वेक्स लेंस आपने बनाया, उसका पॉइंट को यहाँ मिला दिया और इसको पूरा ऐसे दिखा दिया
कि ये नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है फार की तरफ, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बन रही है, ठीक है, और इस इमेज को ये देख रहा है ताकि ये किस पे मिला दे, रेक्टिना पे। पहले ये इमेज ऑब्जेक्ट ये था और इमेज ये बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ खेल हो रहा है, इसको यहाँ बनाया जा रहा है, फिर इस लेंस की हेल्प से इसे यहाँ बनाया जा रहा है। तो ऐसे आपके साथ खेला जाता है पूरा आई में, बट वो पता नहीं चलता, माइक्रो सेकंड में सारा खेल खत्म हो जाता है। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा कि करेक्शन कैसे करनी है। अब बात कर लेता हूँ यू और वी की। यू दोनों में, एक में यू को माना गया है 25 और एक में यू को माना गया है आपका इन्फिनिटी। तो मायोपिया में क्या माना जाएगा, फार, फार मतलब इन्फिनिटी। और मायोपिया में कितना माना जाता है यू के क्वेश्चंस को, आपका 25। तो ये चीज याद रखें जब आप मायोपिया हाइपरमेट्रिक में पढ़ेंगे, तो नियर और फार पॉइंट से बहुत चीजें क्लियर होती है। एक बार आप पढ़ना आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करता हूँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या कहते हैं, जैसे सन से व्हाइट लाइट निकल के आई, मैंने एक स्प्लिट लगा दी कि भाई यहाँ का पोर्शन की लाइट नहीं चाहिए, यहाँ की पोर्शन की लाइट नहीं चाहिए, जो यहाँ से सीधी आएगी वो चाहिए, ठीक है, ले आए। तो ये लाइट यहाँ तिरछी गिरेगी, प्रिज्म पे कैसे गिरेगी, तिरछी। सीधी गिरेगी तो सीधी पार कर जाएगी बच्चों। तो तिरछी मैंने से थोड़ी सी गिराई, तो मैंने देखा कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर गई तो 7 कलर में डिवाइड होती चली गई, और फिर बाद में विब्ग्योर बना दिया, जिसमें सबसे नीचे वाला वॉयलेट रंग है जैसे दिखाई दे रहा है, और सबसे ऊपर वाला रेड रंग है। तो दिखाई दे रहा है कि इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर थे, जिसमें सबसे ज्यादा कटता कौन गया है, वॉयलेट। डेविड कौन हुआ है, वॉयलेट। और सबसे कम कौन डेविड हुआ है, रेड। और ओरिजिनल पाथ क्या था, ओरिजिनल पाथ ये था। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितना कौन डेविड हो रहा है। तो इसे कहा गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब लाइट का 7 कलरों में डिवाइड होता है उसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ये इसका रे डायग्राम है, इसे समझा गया है बाय द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। होता है हर जगह, रेनबो में यही होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दैट इज एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछे इसका क्या है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट आप कहेंगे थ्रू, ठीक है। अब आपसे पूछे वॉयलेट डेविड द मोस्ट एंड रेड डेविड द लीस्ट, तो देख लीजिए आप डायग्राम में कि देखिए यहाँ से जब लाइट आई थी तो कौन ज्यादा सबसे गया नीचे, वॉयलेट। और जो सबसे ऊपर गया है कौन गया है, आपका रेड। तो ये कैसे हुआ, ये आपका स्कैटरिंग से ऊपर होता है। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ/4, मतलब सबसे ज्यादा स्कैटर वो होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई लैम्डा के। आई मतलब स्कैटरिंग, डिस्पर्सिंग, और लैम्डा मतलब आपका वेवलेंथ। तो बच्चों ये आप समझे होंगे इस फॉर्मूले को। आगे चलते हैं आपके लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझाता हूं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट कलर। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिंबल बच्चों आई हो जाएगा, आई सिंबल हो गया। आई इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, मतलब वेवलेंथ किसी भी रंग का बढ़ेगा तो स्कैटरिंग घट जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ दैट वन विल बी डिक्रीज, तो स्कैटरिंग उस रंग की बढ़ जाएगी। समझ रहे ना, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग घटती या बढ़ती है। कम वेवलेंथ के लिए ये होती है हाई, और हाई वेवलेंथ के लिए होती है कम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप ये लिख देंगे। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है आप लोगों को। इसके नीचे मैंने नहीं लिखा, आप लोग जरूर लिखें अपने नोट्स में। आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/λ, फिर आई को लिखें। आई क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये चीजें जरूर हो आपकी डेफिनेशन में। अब चलते हैं कि सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन होता है। देखिए आपने देखा, अभी ऊपर देख लेते हैं दोबारा से डिस्पर्जन में कि सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हुआ वॉयलेट, ठीक है, और सबसे कम कौन हुआ है, रेड। इसका मतलब आपको इस प्रॉपर्टी से समझ में आया होगा कि भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। तो रेड की सबसे ज्यादा है तो सबसे कम स्कैटर्ड हुआ, थोड़ा सा इधर गया, थोड़ा सा इधर, क्योंकि ओरिजिनल पाथ से हम इसे देखते हैं। ओरिजिनल पाथ ये है इसका, ओरिजिनल पाथ से देखा जाए रेड तो इतना स्कैटर्ड हुआ है, पर वॉयलेट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको रेड वगैरह का सारा क्लियर हुआ है। थोड़ा सा वीडियो को एक बार देख लेना। लीस्ट स्कैटर्ड होता है रेड कलर। अब पढ़ते हैं इससे क्या क्या चीज सीखने को मिलती है। पहला सीखने को मिलती है रेड इज डेंजर सिग्नल, मतलब इसलिए खतरे का जो सिग्नल है वो रेड बना है। क्यों, क्योंकि जब उसकी लाइट पूरे आसमान में फैलेगी या फ्लो करेगी तो वो स्कैटर्ड नहीं होगी। स्कैटर्ड नहीं होगी तो आपके पास दूर से भी दूर तक आ जाएगी। जैसे एक डायग्राम है मेरे पास, इसमें मैंने बनाया हुआ है, ये स्कैटरिंग लाइट का था। मतलब एक लाइट आई, वो चारों तरफ स्कैटर्ड होगी। चारों तरफ स्कैटर्ड होने में मतलब इसके 7 कलर स्कैटर्ड हो रहे थे। सबसे कम स्कैटर्ड हो रहा होगा रेड, और सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा होगा वॉयलेट।
I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ4, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ऑब्जर्वर यहाँ नीचे रख दिया है कि जो इस व्हाइट लाइट को देख रहा होगा कि आसमान ब्लू दिख रहा है, क्योंकि आसमान ने ब्लू लाइट को स्कैटर्ड कर दिया, बाकी लाइट्स को स्कैटर्ड नहीं किया। अब इस पे आपको क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ते हैं। सन इज रेडिश ड्यूरिंग द मॉर्निंग, कैसे, क्यों? बस कलर इज येलो, स्काई इज ब्लू, रेड लाइट आर रेड कलर। तो ऐसा क्यों है? मतलब सन सुबह लाल दिखता है, शाम को लाल दिखता है, बस का जो कलर है वो येलो रख दिया आप लोगों ने, स्काई आपको ब्लू दिखता है, रेड लाइट का कलर रेड रख दिया। तो इन सभी का रीजन क्या है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप कैसे लिखोगे अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए? तो आप लिखोगे, जैसे इसका क्वेश्चन बता रहा हूं, रेड इज द डेंजर सिग्नल बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, डोंट बॉदर अबाउट इट। इतना लिखना है बस, है ना। और एक बार प्रैक्टिस करा दो, जैसे आपके पास आ गया सन इज रेडिश ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो इसमें आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे सन इज रेडिश ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ4। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। सभी के रेड लाइट इज रेड, तो इसमें भी आप ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? आसमान के अंदर जो कलर्स होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है, उन्हें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन? मतलब ड्यू टू द एटमॉस्फेयर कैसे? जैसे मान लो ये अर्थ बना दी मैंने, इसके अंदर लाइट लेके आया तो लाइट बेंड हो जाती है। बेंड क्यों हो जाती है बच्चों? बेंड होने का रीजन ये है कि यहाँ छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जैसे ही ये जाता है, ये वैक्यूम से जाता है एयर में, तो वैक्यूम थोड़ा कम डेंस है, एयर थोड़ी ज्यादा डेंसिटी है, जैसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा है, n1 कम है, तो लाइट बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती है तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर के कारण स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। समझे ना कि मतलब जैसे लाइट का एटमॉस्फेयर में इंटर होता है, लाइट जैसी एटमॉस्फेयर में आती है तो वो तुरंत बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो किसके कारण? एटमॉस्फेयर। तो आप लिख देंगे ड्यू टू एटमॉस्फेयर लाइट विल बी रिफ्रैक्ट when entered into the earth from the vacuum, okay, that called atmospheric reflection। ये लिख लिया होगा आपने, वीडियो को एक बार आगे पीछे करके देख लेना, आप लिख लेंगे। अब कहते हैं ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण ऐसे कौन कौन से गुण है जो एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन आगे सन अपीयर 2 मिनट अर्लियर और सन 2 मिनट लेटर डिले, तो कैसे बताएंगे आप? तो इसे बताएंगे सन अपीयर 2 मिनट अर्ली और सन 2 मिनट डिले बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। दूसरे को बता देते हैं स्टार आर लुकिंग क्लोजर फ्रॉम दीज एक्चुअल पोजीशन, मतलब कहता है कि स्टार जो है आसमान को लगते तो है तो दूर, पर लगते ऐसे जैसे यहीं पास में हो, तो क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसमें लिखोगे बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दे लुकिंग एट फार पॉइंट एज कंपेयर टू नियर। स्टार आर ट्विंकलिंग एट द नाइट, स्टार रात में चमकते हैं, तो इसमें भी लिखूंगा बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन स्टार्स आर ट्विंकलिंग एट नाइट। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जानता हूँ आपको मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सभी आपको करा दिए हैं, इससे थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको मैंने दे दी है। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते वी विल हेल्प यू। और जैसा कि सतपाल सर ने बताया है आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ये सभी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके फोन में सेव हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, सर को फॉलो करना है जैसा सर अपना कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से डील करते हैं। आज आई को हमने